ओके, सो वी आर डिस्कसिंग द नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ दीज पिल्स। तो और कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। अभी हमने बहुत सी डिजीज़ पढ़ी, लाइक वी डिस्कस्ड अबाउट हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, वी डिस्कस्ड अबाउट डिस्मेनोरिया जिसमें पेशेंट पेन के साथ आ रही थी, हमने प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम पढ़ा। इन तीनों में क्या यूज़ कर रहे थे हम, ये पिल्स यूज़ कर रहे थे ना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इसके अलावा क्या होता है, जो पीकॉस की पेशेंट्स होती हैं, ठीक है, जो हिरसूटिज्म एक्नी के साथ आती हैं, ठीक है, एसोसिएटेड एक्नी, हिरसूटिज्म, इरेगुलर मेंसेस, ठीक है, और इसके अलावा क्या है, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस और ओवरियन एंड एंडोमेट्रियल कैंसर्स, ठीक है, ये रिस्क कम करती हैं। ओवरियन एंड एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क कम करती हैं। तो ये सब हमारे जो है सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है, आता है बहुत दफ़ा यूक्यूज़ में, और इतनी सी चीज़ें आपने लिखनी होती हैं, जस्ट ये टेबल की फॉर्म में मैंने आपको बता दिया, ये आपने लिखनी नहीं होती हैं। दीज आर द नॉन जो है कॉन्ट्रासेप्टिव हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ दीज कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है। देन आ जाता है कि एक्सेप्टेबिलिटी, कि वो जो फीमेल है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को एक्सेप्ट भी कर रही है कि नहीं, ठीक है। लाइक वो ये सोच सकती है कि पता नहीं उसके माइंड में क्या होगी चीज़ें जब आप उसको पिल्स दोगे, पता नहीं इसकी सेफ्टी होगी कि नहीं, ये मुझे साइड इफ़ेक्ट्स ना कॉज कर दे, पता नहीं मैं मोटी ना हो जाऊँ, मेरे सर में दर्द ना शुरू हो जाए। मैंने सुना हुआ है, मेरी नंद ने बताया था कि मैंने ये पिल्स यूज़ की थी और मेरी ये हालत हो गई थी यूज़ करने से। तो क्या है, सेफ्टी, ठीक है, कि उसके माइंड में होगी पता नहीं ये मेरे लिए सेफ़ है कि नहीं, पता नहीं ये इफ़ेक्टिव होगी कि नहीं, मैं प्रेग्नेंट ना हो जाऊँ इससे, ठीक है, फिर भी मैं प्रेग्नेंट ना हो जाऊँ, पता नहीं इसके कितने साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। फेमिलियरिटी, कि फेमिलियर कितनी है उससे, ठीक है, कि ये मुझे इसके बारे में पहले कितना आइडिया है, ठीक है। और एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, जैसे मैंने अभी बताया एग्ज़ाम्पल थोड़ी फ़नी वे में, कि मेरी नंद ने बताया था कि इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, दूसरों के साथ एक्सपीरियंस हुआ होता है, वो सोचती है कि नहीं मेरे साथ भी ऐसे हो जाएगा, तो वो एक्सेप्ट नहीं करती उस मेथड को। फिर ईज़ ऑफ़ यूज़ इन एक्सेस, ठीक है, ईज़ ऑफ़ यूज़ कितना है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक्सेस कितनी है, लाइक कोई कॉन्डम्स यूज़ करना चाह रही है, कपल कॉन्डम यूज़ करना चाह रहा है, तो एक्सेस कितनी है, ड्रग स्टोर अवेलेबल है, क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर अवेलेबल होते हैं, ईज़ ऑफ यूज़ भी है और ईज़िली अवेलेबल भी है, ठीक है, ड्रग स्टोर से ईज़िली मिल जाते हैं। सो नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स उसको पता होना चाहिए कि इसके अलावा भी फ़ायदे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव के अलावा भी फ़ायदे हैं। ये ओवरियन एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क कम करता है, ये डिस्मेनोरिया का रिस्क कम करता है, पीकॉस एक्ने, हिरसूटिज्म, डिस्मेनोरिया, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ठीक है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इन सब के रिस्क कम करता है। तो नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स हैं। और फर्टिलिटी इंटेंशंस, कि वो फर्टाइल होना चाहती है या नहीं, ठीक है। सो दीज आर द एक्सेप्टेबिलिटी पॉइंट्स जो उस पेशेंट के अंदर आ रहे होते हैं। फिर बहुत ही मज़े का क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि हमारी जो है, जब हमने पेशेंट को जो है कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रिस्क्राइब करना है, तो हमने उसको क्या क्या चीज़ें बता के भेजनी है, बिकॉज़ लोगों को नहीं पता, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत एक सेंसिबल मामला है पिल्स को यूज़ करने का, ठीक है। बहुत सी वो जो होती है ना कंप्लाइंस शो नहीं करते, जैसे टीबी की ड्रग्स होती हैं, तो लोग कंप्लाइंस शो नहीं करते क्योंकि बहुत मतलब बहुत सालों लेनी पड़ती हैं वो। तो यहाँ पे भी यही मामला है, सालों तो नहीं लेनी पड़ती, लेकिन 3 महीने का कोर्स होता है, कुछ 6 महीने का कोर्स होता है, ठीक है, कि तो उसमें क्या होता है, फीमेल्स को रोज़ाना लेनी पड़ती है पिल, अगर वो मिस करती है तो उनको इरेगुलर मेंसेस होने के चांसेस हैं। तो आपने उनको सही तरह बता के भेजना है, क्या बता के भेजना है, क्या क्या उनको बता के भेजना है। सबसे पहले हाउ टू यूज़, ठीक है, कि आप उसको बता रही हैं कि ये मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव का, इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, व्हाट टू डू इफ़ मिसयूज्ड, ठीक है, कि अगर आप इसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं करती तो फिर क्या करना है आपने, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है, वो जो है पिल लेना भूल गई है, ठीक है, मतलब ऐसे होता है ना, कुछ फीमेल्स भूल जाती हैं पिल लेना, तो वो हमने उनको बताया होता है कि आप एक अलार्म सेट कर लें रोज़ाना, इस टाइम आपने पिल लेनी है,
ठीक है, लाइक रात शाम 7 बजे का अलार्म सेट कर लें, अलार्म बजेगा साथ ही आपने पिल ले लेनी है। लेकिन कुछ लोग नहीं लगाते अलार्म, कहते हैं हमें तो याद रह जाएगा, लेकिन भूल जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक दिन भूल गई, फिर आपने क्या करना है, अगर आप एक दिन भूल गई हैं, अगले दिन आप 2 पिल्स इकट्ठी ले लें। ठीक है, फिर अगर दूसरे दिन भी भूल गई हैं तो तीसरे दिन दो दो फिर आप जो है वो 3 पिल्स ले लें। ठीक है, लेकिन उसके बाद भूल गई हैं तो आप अब दोबारा से कोर्स स्टार्ट करें। ठीक है, मेंसेस आने दें और फिर जब मेंसेस चले जाएं, जैसे ही मेंसेस एंड होते हैं दोबारा से कोर्स स्टार्ट करें। तो वो उनको समझा के भेजना होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप भूल जाती हैं तो फिर, वरना आप अलार्म लगा लें, उससे आपको याद रहेगा। ठीक है, हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं इसके, कि कॉन्ट्रासेप्टिव के अलावा क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी बता के भेजते हैं उसको, ताकि होश हो जाए थोड़ी। साइड इफ़ेक्ट का थोड़ा थोड़ा हल्का सा आइडिया दे दे कि थोड़ी थोड़ी हल्की सी आपका दिल हड़ाब होगा, इससे थोड़ी सी हल्की सी सर में दर्द होगी, और शायद इससे आपको वॉमिटिंग भी हो। हर किसी को नहीं होती, ज़रूरी नहीं है आपको भी हो। ठीक है, तो आपने इतने मसले की बात नहीं है, आपने इसको, इन साइड इफ़ेक्ट्स को इतना ज़्यादा सर पे सवार नहीं करना, उसकी वजह से पिल नहीं छोड़नी लेना। ठीक है, देन टिपिकल फेलियर रेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, आपने उसको बताना है कि इसका फेलियर रेट जो है वो इतना है। ठीक है, मतलब कि ज़रूरी नहीं है जो मैं आपको कॉन्ट्रासेप्टिव दे रही हूँ ये 100% इफ़ेक्टिव हो, कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जो 100% इफ़ेक्टिव हो, लेकिन इसका फेलियर रेट इतना है। ठीक है, देन फर्टिलिटी रिटर्न और स्टॉपिंग। अब उनके माइंड में भी ये भी बात होती है, पता नहीं मैं ये पिल छोड़ूंगी तो मेरी फर्टिलिटी पता नहीं कब वापस आएगी, ये ना हो साल लग जाए मुझे मेरी फर्टिलिटी वापस आते हुए और मैंने बेबी लेना हो। ठीक है, सो आपने बताना है कि अगर आप इस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को स्टॉप करती हैं तो आपकी फर्टिलिटी जो है वो इतनी देर में वापस आ जाएगी। ठीक है, इतने हफ्ते में वापस आ जाएगी या इतने दिनों में वापस आ जाएगी, या जैसे ही आप स्टॉप करेंगी साथ ही फर्टिलिटी वापस आ जाएगी। तो वो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है आप उसको बताओगे। ठीक है, देन वन शी रिक्वायर्स रिव्यू, कि कब आपको वापस आना पड़ेगा हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल इन केस ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइस अगर उसने रखवाई है, ठीक है, तो आपने उसको बताना है कि अगर आपको फील हो कि थ्रेड्स जो हैं वो मिस है तो आपने क्या करना है, वापस आना है, हॉस्पिटल में वापस आना है और चेक करवाना है कि आखिर आपकी जो है वो थ्रेड्स कहाँ गई। ठीक है, सो ये चीज़ें हैं, ये क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप किसी पेशेंट को जो है, किसी भी फीमेल को क्या कर रही हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस दे रही हैं, तो कौन से क्वेश्चंस करने हैं, किस तरह से इस्तेमाल करना है, अगर आप इसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं करती फिर क्या करना है, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, फेलियर रेट कितना है। ठीक है, अगर आप इसको स्टॉप करती हैं तो फर्टिलिटी रिटर्न कब हो जाएगी और कब आपने रिव्यू के लिए आना है हॉस्पिटल। ठीक है, अब हम जो है इसके मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन 1 बाय 1 देखते हैं आपकी जो है पार्ट से। सो मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, सबसे पहले वी हैव द कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन। कंबाइंड इसको क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जैसे आपको नीचे नज़र आ रहा है कि कंबाइंड मींस इसमें आपके 2 हार्मोन्स होंगे, एक आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन होगा और दूसरा आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होगा। इस वजह से आप इसको कहते हो कंबाइंड। ठीक है, हार्मोनल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें हार्मोन्स हैं। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन है तो ये आपकी पिल्स की फॉर्म में हो सकती हैं कंबाइंड। ठीक है, पिल्स हो सकती हैं ओरल। ठीक है, पैच की फॉर्म में हो सकता है, जो मैंने आपको पीछे दिखाया था कि पैच लगा देते हैं, या रिंग की फॉर्म में हो सकता है जैसे वेजाइनल रिंग्स होती हैं। सो ये तीनों जो हैं दे एक्चुअली कंटेन द कंबाइंड हार्मोन्स ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, और कितनी देर के लिए काम करती हैं, 24 आवर्स के लिए। अब ये याद रखना है आपने, इसमें कोई इंजेक्टेबल नहीं है, इसमें कोई सबडर्मल इम्प्लांट नहीं है। ठीक है, वो अगला वाला है प्रोजेस्टेरोन ओनली वाला। तो यूक्यू आपका है कि आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये देखें, ये आपको जो है ये वाला जो नज़र आ रहा है ये 21 डेज़ का पैकेट है और ये 28 डेज़ का पैकेट है। ठीक है, 21 डेज़ का सिंपली ये है कि ये कंबाइंड पिल्स हैं, इसमें ईस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है। ठीक है, इनको फीमेल को बताना है कि ये जो 21 डेज़ का पैकेट है इसको आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, और ये आपने यहाँ तक लेना है
21 बनती हैं, ठीक है। रोज़ाना एक टाइम आपने स्पेसिफिक रख लेना है, जैसे मैंने आपको बताया शाम 7 बजे का फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने रोज़ाना एक पिल लेनी है, ठीक है। 21 डेज़ के लिए लेनी है, और जब आपके 21 डेज़ ख़त्म हो जाएंगे तो आपका ये पैकेट भी ख़त्म हो जाएगा, और फिर आपने इसको छोड़ देना है। फिर आपने वेट करना है किसका, मेंस्ट्रुएशन का। तो आपका जब आप छोड़ेंगी इसको तो 3-4 दिनों में आपकी मेंसेस आ जाएंगे, ठीक है। और जब मेंसेस ख़त्म होंगे, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, इस पैकेट को दोबारा से स्टार्ट कर देना है, मीन्स नया पैकेट लेके उसको स्टार्ट कर देना है। वो डिपेंड करेगा कि आपने उसको कितनी देर के लिए कहा है, 3 मंथ्स का कोर्स कहा है, 6 मंथ्स का। 3 मंथ्स होंगे तो 3 पैकेट्स यूज़ होंगे, 6 मंथ्स के होंगे तो 6 मंथ्स का पैकेट यूज़ होगा, 6 पैकेट्स यूज़ होंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात होती है। और अगर 28 डेज़ का है तो उसमें आपने 21 जो है ये लेनी होती हैं, और ये जो एंड वाली होती हैं ये आयरन पिल्स होती हैं, मतलब आप समझ लें इनके अंदर कुछ होता नहीं है, लेकिन ये आपकी चलती रहती हैं, कंटिन्यूस चलती रहती हैं, और इस तरह से, ठीक है। तो आपने जैसे इसको ये समझा के भेजना है, फिर ये भी बता के भेजना है कि अगर आप मिस कर देती हैं तो मैंने बता दिया कि अगले दिन 2 इकट्ठी ले लेनी है, फिर अगर भूल गए तो दोबारा से आप उसको मेंसेस आने दो, ठीक है, और नेक्स्ट फिर आप दोबारा पैकेट स्टार्ट कर लो अपना, ठीक है। सो इस तरह से जो आपने उसको बता के भेजना है। तो क्या फ़ायदे हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्शन के, जो कंबाइंड हैं, सेफ़ होती हैं, इफ़ेक्टिव होती हैं, रिवर्सिबल होती हैं, ठीक है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करती हैं, ये जो है हमारी ओवरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क कम करती हैं, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है उसको प्रिवेंट करती हैं। अब ये जो हमारी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ये कंबाइंड पिल्स होती हैं, इसमें ईस्ट्रोजेंस किस किस फॉर्म में हो सकता है, इथानाइल एस्ट्राडायोल की फॉर्म में हो सकता है, एस्ट्राडायोल वेलोरेट की फॉर्म में हो सकता है, और एस्ट्राडायोल हेमीहाइड्रेट की फॉर्म में होता है। मोस्टली जो आपको मिलता है वो इथानाइल एस्ट्राडायोल की फॉर्म में होता है। और अगर हम प्रोजेस्टेंस की बात करें तो उसमें भी हैव द सेकेंड जनरेशन प्रोजेस्टोजेंस, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन, जिसमें से सबसे अच्छे वाले कौन से हैं, सेकेंड जनरेशन। और सेकेंड जनरेशन में कौन से आते हैं, लीवोनॉर्जेस्ट्रल और नॉर स्टीरोन, ठीक है। थर्ड जनरेशन में क्या है, डीजोजेस्ट्रल है, और फोर्थ जनरेशन में क्या है, ड्रोस्पेरिडोन और डायनोजेस्ट, ठीक है। इसमें से सेकंड जनरेशन क्यों अच्छी है, क्योंकि बाकी जो हैं थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन उनमें चांसेस होते हैं थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स के ज़्यादा होने के, इस वजह से हम सेकंड जनरेशन जो लीवोनॉर्जेस्ट्रल है उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। पिल्स की बात हो गई। दूसरा क्या था जो कंबाइंड फॉर्म में आ रहा था, पैच आ रहा था, ठीक है। ये पैच होता है, इसमें भी हमारे जो है कंबाइंड हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और सिंपली ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहे होते हैं कि जब ये बॉडी में ज़्यादा होते हैं तो सिंपली ये क्या करेंगे कि नेगेटिव फीडबैक देंगे किसको, FSH और LH को, ठीक है, जिसकी वजह से ओवुलेशन जो है वो नहीं होगी। और जैसे ही हम इन पिल्स को छोड़ेंगे वो जो 21 डेज़ के बाद फॉर एग्जांपल, तो साथ ही क्या होगा कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ड्रॉप करेगा और बॉडी में LH से ज़्यादा होगा और वो ओवुलेशन करवा देगा, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी। सिंपल ये बात है। तो पैच में भी यही होगा कि इसको हम 7 डेज़ के लिए पैच को अप्लाई करते हैं और फिर हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो हम दोबारा अप्लाई करना हो तो दोबारा कर देते हैं, लेकिन 7 दिन के लिए पैच अप्लाई करते हैं। फिर जो रिंग होती है वो 21 डेज़ के लिए हम रख सकते हैं, 3 वीक्स के लिए, जैसे कि आपको देखें वेजाइना के अंदर रिंग पड़ी हुई है, दिस वन, ठीक है, 3 वीक्स के लिए। अच्छा, फिर आपका एक टेबल बना हुआ है, बुक में बना होगा, उसमें लिखा हुआ है कि कैंसर का क्या रिस्क, कौन से कैंसर्स का रिस्क जो है वो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने से ज़्यादा होता है और कौन से कैंसर्स हैं जिनका रिस्क कम होता है, ठीक है। तो कोलोरेक्टल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर और ओवरियन कैंसर, इन तीनों का रिस्क जो है वो कम होता है। आपने बुक से इसकी परसेंटेजेस भी याद कर लेनी है क्योंकि वो MCQs में आ सकती हैं, ठीक है। तो किसका रिस्क कम होता है, एंडोमेट्रियल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर का रिस्क जो है वो कम होता है, जबकि जो हमारा ब्रेस्ट कैंसर है और जो सर्वाइकल कैंसर है उसका एंडोमेट्रियल ओवरियन कैंसर का रिस्क जो है वो कम होता है, कोलोरेक्टल का कम होता है, सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का जो है वो रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है।
सर्वाइकल कैंसर का जो है इनडायरेक्टली रिस्क ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ कर रही होते हैं, ठीक है, वो फिर क्या करते हैं, कॉन्डम्स यूज़ करते हैं नहीं, ठीक है। तो कॉन्डम्स क्या कर रहे होते हैं, जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं उनको प्रिवेंट कर रहे होते हैं। तो जब वो कॉन्डम्स नहीं यूज़ करते तो अगर सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो जाए तो उसकी वजह से फिर HPV मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस भी कॉज कर सकता है, तो उसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है। अदरवाइज़ सर्वाइकल कैंसर का रिस्क इन हॉर्मोन्स की वजह से इतना ज़्यादा मतलब उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता जितना STDs होने की वजह से होता है, ठीक है। अदरवाइज़ ब्रेस्ट कैंसर का चांस मैंने आपको बता दिया बिकॉज ऑफ द रिसेप्टर्स, ठीक है। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन अगर हम यूज़ करेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होगा, ठीक है। सो ब्रेस्ट कैंसर का हमेशा बात याद रखेंगे, ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर जितना ज़्यादा होगा फीमेल के अंदर उतने ज़्यादा ब्रेस्ट का कैंसर का रिस्क बढ़ेगा। अदरवाइज़ एंडोमेट्रियल, ओवरियन और कोलोरेक्टल कैंसर का रिस्क कम होगा। और याद रखना है हमेशा MCQs के लिए, और भी आपको पता होना चाहिए कि सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर का चांस ज़्यादा हो जाएगा। देन वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, जैसे मैंने आपको बताया कि थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स इनकी वजह से ज़्यादा होते हैं। इस वजह से जो इन थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के पेशेंट्स होते हैं उनको हम नहीं देते, ठीक है। सो 2 पार्ट्स हमारे हो गए। अभी तक हमने जो है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात कर ली, जो कंबाइंड फॉर्म में आती हैं, पैच की फॉर्म की बात की, रिंग्स की फॉर्म की बात की, और हमने देखा कि कैंसर का क्या रिस्क ज़्यादा होता है, कौन से, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की बात की, ठीक है। अब हम बात करते हैं जिसमें वो कॉन्ट्रासेप्शन जिसमें कोई कंबाइंड नहीं है, ईस्ट्रोजन हमने निकाल दिया है, सिर्फ प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है। तो ये जो होता है आपको UQ आया हुआ है कि प्रोजेस्टेरोन ओनली कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में लिखे, कौन कौन से तरीके होते हैं जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होता है। सो दैट इज़ ओरल, ठीक है। जैसे वहाँ पे थी कंबाइंड पिल्स, यहाँ पे भी ओरल प्रोजेस्टेरोन की पिल्स हैं हमारे पास। इसके अलावा इंजेक्टेबल्स हैं, ये आपने याद रखना है। कंबाइंड में कोई इंजेक्टेबल नहीं है, इंजेक्टेबल कहाँ है, प्रोजेस्टेरोन में। इम्प्लांट्स हो सकते हैं, ठीक है, सबडर्मल इम्प्लांट्स वो हम देखेंगे, और इंट्रायूट्राइन सिस्टम्स, ये 4 चीज़ें होती हैं जिसमें प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है। ओरल है, इंजेक्टेबल्स हैं, सबडर्मल इम्प्लांट्स हैं, और इंट्रायूट्राइन सिस्टम है, ठीक है। ओरल की अगर हम बात करें तो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल होती है या मिनी पिल होती है। इम्प्लांट्स की बात करें तो सबडर्मल इम्प्लांट होता है, जिसमें MCQ के लिए याद रखना है कौन सा होता है, नेक्सप्लानन होता है, ठीक है। और इंट्रायूट्राइन सिस्टम कौन सा होता है, हार्मोन रिलीजिंग, जिसमें से एक्चुअली प्रोजेस्टेरोन निकल रहा होता है। सो ये हमारी सबसे पहले आती हैं पिल्स, ठीक है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखें क्या नज़र आ रहा है कि जो सीवियस डिजीज़ के लोग होते हैं और जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं उनको हम क्या नहीं देते, कौन सी पिल्स नहीं देते, कंबाइंड पिल्स नहीं देते। फिर हम कौन सी देते हैं, ये वाली, ठीक है। याद रखना है हमेशा कि जो सीवियस डिजीज़ के लैक्टेटिंग मदर्स होंगे उनको हम कंबाइंड पिल्स नहीं देंगे, उनको हम प्रोजेस्टिन बर्थ कंट्रोल पिल्स, ठीक है, जिसमें से प्रोजेस्टेरोन होगा वो देंगे, ठीक है। सो आपका ये भी UQ आया हुआ है कि इसमें साइड इफ़ेक्ट्स क्यों नहीं हो, मतलब इसका प्रोजेस्टेरोन का फ़ायदा क्या है, खाली प्रोजेस्टेरोन देने का। 2 तो आपको पता चल गए कि सीवियस डिजीज़ और लैक्टेटिंग मदर्स को हम दे सकते हैं। दूसरा आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके वो जो साइड इफ़ेक्ट्स थे ना कंबाइंड वाले, वो नहीं होते, लाइक डिप्रेस्ड मूड स्विंग्स, लॉस ऑफ लिबिडो, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स की वजह से नहीं होते, इस वजह से हम इसको प्रेफर करते हैं, ठीक है। और देन वी हैव द इम्प्लांट, ठीक है। इम्प्लांट जो है वो कितनी देर के लिए रखवा सकते हैं हम, 3 years के लिए, जिसमें भी आता है नेक्सप्लानन, ये आपको नज़र आ रहा होगा। लिवन और जेस्ट्रल है 35 mg का, सबडर्मल इम्प्लांट हम रखते हैं, ठीक है। क्या फ़ायदा है इसका, लॉन्ग टर्म, ठीक है, जैसे मैंने बताया 3 साल तक 5 साल तक इसको रखवा सकते हैं, सबडर्मली इम्प्लांट रखवा देते हैं, ठीक है। और लैक्टेटिंग मदर्स इसको यूज़ कर सकती हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन इन पिल्स थे इसी तरह हम सबडर्मल इम्प्लांट्स भी रखवा सकते हैं। पिल्स उस केस में अगर उसने कॉन्ट्रासेप्शन थोड़ी देर के लिए लेनी है, अगर उसने ज़्यादा देर के लिए 3 साल के लिए 5 साल के लिए लैक्टेटिंग मदर ने लेनी है तो हम उसको इम्प्लांट रखवा सकते हैं सबडर्मली,
ठीक है। तो इस तरह से इसको जो है वो खोल के अंदर रख देते हैं और इसको हम इसकी पोजीशन को चेक करने के लिए हम एक्सरे भी कर लेते हैं कि सही पड़ा हुआ है या नहीं। ठीक है, इस तरह से करके ये बिल्कुल मैच स्टिक की तरह का होता है, जैसे आपकी वो माचिस की तीली होती है ना, उस तरह का छोटू सा इम्प्लांट होता है, वो हम अंदर रख देते हैं। इसके अंदर बेरियम होता है जिसकी वजह से हम इसको एक्सरे में देख सकते हैं, एज यू कैन सी हेयर। ठीक है, बेरियम का बना होता है। देन वी हैव द इंजेक्टेबल्स। इंजेक्टेबल्स जो है ये 14 वीक्स के लिए काम करते हैं। ठीक है, 14 वीक्स के लिए हम इंजेक्टेबल्स लगवा सकते हैं। 14 वीक्स कितने बनते होते हैं? ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स। ठीक है, तो इसको हम जो है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं ना जो पिल्स लेना भूल जाती हैं, अगर वो प्रोजेस्टिन पिल्स जो है वो नहीं ले सकती, भूल जाती हैं। ठीक है, ज़्यादातर इस तरह ही होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया। तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, लैक्टेटिंग मदर है और उसको भूल जाता है पिल्स लेना, और वो इतनी देर के लिए 3 से 5 साल के लिए भी कॉन्ट्रासेप्शन नहीं करना चाहती। ठीक है, तो फिर हम उसको जो है वो सबडबल इम्प्लांट्स तो नहीं देंगे। ठीक है, तो फिर वी हैव द अदर ऑप्शन दैट इज़ इंजेक्टेबल। ठीक है, तो हम उसको क्या देंगे कि उसको हम मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन देंगे। 3 मंथ्स के लिए होता है, 150 mg का इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगता है। इसके अलावा दूसरा कौन सा है, नॉरेटिस्ट्रॉन इनएथेट। ठीक है, ये वाला जो इंजेक्शन है ये 2 मंथ्स के लिए लगता है 200 mg का, और वो वाला जो होता है वो 3 मंथ्स के लिए लगता है 150 mg का। ठीक है, देन वी हैव दिस, जो हम 3 साल के लिए 5 साल के लिए अगर चाहिए और वो सबडर्मल इम्प्लांट नहीं रखना चाहती, तो फिर अब उसको इंट्रायूट्राइन डिवाइस देते हैं, लीवोनॉर्जेस्ट्रल। ठीक है, इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन होता है। यूक्यू आया हुआ है कि इसके अंदर कौन सी चीज़ होती है जो कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करती है, डेट इज़ प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये इंट्रायूट्राइन कंसेप्शन जो है फिर हम नेक्स्ट पार्ट से ही करते हैं।